नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट बीपीएससी टीआरई में। दोस्तों, जैसा कि आप जा रहे हैं कि स्टेट पेपर 1 के लिए एक टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें कि आज टेस्ट सीरीज नंबर 3 का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने के से पहले छोटी सी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि लाइक तो आ रहा है हमारे चैनल पर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियो बनाएंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि कुफरी चमत्कार किस फसल की जाती है। तो जो कुफरी चमत्कार जो दोस्त है यहाँ, ये आलू की फसल की जाती है। आलू फसल की और जाती है कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, ये सब भी क्या है, आलू का ही किस्म है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है, यानी कि कौन रबी फसल है इसमें। तो रबी फसल यहाँ हमारा हो जाएगा अलसी। अलसी कहते हैं दोस्तों तीसी को, तीसी आप लोग देखते होंगे, उसे अलसी भी कहते हैं। बाकी जो ऑप्शन ए देख रहे हैं, मूंगफली, मक्का, धान, ये सब खरीफ है। तो खरीफ और रबी में हम आपको अंतर बता दें दोस्तों कि रबी फसल जो है, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है। और खरीफ जो है, खरीफ जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, उसे खरीफ। और एक और प्रकार का फसल होता है जायद। जायद फसल 2-3 महीना में, जो बरसात का मौसम होता है उसी समय उसको उगाया जाता है। ककड़ी, खीरा, जो भी सब्जी वाला है वो सब फसल जायद में चल जाता है, बस 2-3 महीना के में ही तैयार हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 के आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अलसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बैक्टीरिया जो दलहनी पौधों के जड़ में निवास करते हैं। तो बैक्टीरिया जो दलहनी पौधों के जड़ में निवास करता है वो राइजोबियम है। राइजोबियम क्या करता है दोस्तों कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जो कि दलहनी पौधों के लिए नाइट्रोजन मिल जाता है, और ये दलहनी पौधों के साथ सहजीविता संबंध के साथ रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों राइजोबियम। ये निवास कहाँ करता है, दलहनी पौधों के जड़ में, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है। तो अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक खनिज लवण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि अंडा में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो ये याद रखिएगा कि एक अंडा में लगभग 72 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। तो यहाँ है ताज़ी सब्जी, मांस, घी, अंडे का पीला भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ताज़ी सब्जी। सबसे ज़्यादा अगर विटामिन ई कहा जाए तो विटामिन ई अंकुरित अनाज में मिलता है, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, इसको अंकुरित करके खाते हैं तो विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है दोस्तों, आप जानते होंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल हो जाएगा। ये सब पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में खूब पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है। तो टमाटर का रंग पकने पर लाल इसलिए हो जाता है, लाइकोपिन उसमें उपस्थित होता है, जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। और हरा, अगर पूछ ले कि हरा किसी भी फसल का जैसे जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, जैसे पीला रंग, पीला, लाल, नारंगी, सब कैरोटीन के कारण होता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी किए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का होता है दोस्तों कि बीज उगने के बाद किस खाद का प्रयोग किया जाता है। तो बीज उगने के बाद हम लोग सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। एनपीके, आप बोरी पर भी, उर्वरक के बोरा पर भी एनपीके देखते होंगे। तो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का होता है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती की जाती है। तो सबसे भारत में जितने खेती योग्य भूमि है उसका 1/3 लगभग धान की खेती की जाती है। तो सबसे अधिक क्या हो जाता है क्या दोस्तों, धान। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर की पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के स्थानांतरण में ऊर्जा की मात्रा घटती है कि बढ़ती है। तो एक पोषी स्तर में दूसरे में ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। ये नियम दिए थे लिंडमान महोदय ने, और बताए थे कि 10% ऊर्जा ही अगले को मिलता है। जैसे बकरी अगर घास खा रहा है और बकरी को हम खा रहे हैं, तो बकरी को घास से जितना ऊर्जा मिला तो वो ऊर्जा का 10% ही हम ले पाएंगे। तो ये नियम कौन दिए थे, लिंडमान। ये भी याद रखिएगा, पोषी पारिस्थितिकी तंत्र का ये नियम दिए थे, ऊर्जा का घटते बढ़ते क्रम का लिंडमान। और विषैला पदार्थ बढ़ते जाता है, जैसे पॉइजनस पदार्थ कोई भी हो उसका असर बढ़ते जाता है और जो ऊर्जा है वो घटते जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वायु में SO2 के प्रदूषक के सूचक की तरह प्रयुक्त होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण को कौन बताता है। तो जो लाइकेन जो है ना, लाइकोन सल्फर वायु प्रदूषक का ही सूचक होता है। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होगा लाइकेन वहाँ नहीं उगता है। तो क्या ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, लाइकेन। लाइकेन जो है कवक और शैवाल से मिलकर बनता है, आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन सिंक को समुचित रूप से परिभाषित करता है। कार्बन सिंक,
तो कार्बन सिंक यहाँ हो जाएगा दोस्तों कि समुद्र में संग्रहित कार्बन की कुल मात्रा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कार्बन सिंक का मतलब होता है कि जो ज़्यादा ऑब्जर्व करे कार्बन को, तो समुद्र जो है ऑब्जर्व ज़्यादा करे और उत्पन्न कम करे। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का होता है दोस्तों कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, तो इकोटोन इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, इकोटोन। इकोटोन यह जैव विविधता को भी दर्शाता है क्या, इकोटोन। इकोटोन। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि जीवमंडल यानी बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। तो बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तर के क्रम देखेंगे तो यहाँ 13 का हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। जीव के बाद जनसंख्या होता है, जनसंख्या के बाद पारिस्थितिकी तंत्र है और उसके बाद जीवमंडल, सभी को मिलाकर जीवमंडल लास्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है। विश्व का पूछ रहा है दोस्तों। तो विश्व में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना अपने भारत में ही जामनगर गुजरात में है, जो कि इसका स्वामित्व है अभी रिलायंस के पास। तो रिलायंस का है ये। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 14 के बी जामनगर गुजरात। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसल है। तो पहले ही हमने बताया था आपको कि उड़द, तरबूज, ककड़ी जो कि बरसात के मौसम में होता है, ये जायद फसल का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रबी और खरीफ के बारे में हमने आपको बता दिया है, यहाँ देरी नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है। तो ब्रॉड गेज लाइन के पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक और होता है नैनो गेज। नैनो गेज का होता है 0.610, ये हो जाएगा 0.610 मीटर। ये नैनो गेज की लाइन अभी बहुत कम चलती है, छोटी लाइन जिसे कहते हैं हम अपने भारत में, बहुत ही कम, अब लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कहता है दोस्तों कि निम्न में से तांबा उत्पादन में अग्रणी देश कौन है। तो तांबा में अग्रणी देश आपको पता होगा कि चिली है। चिली तांबा में विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और रूस यहाँ देख लेते हैं, रूस हीरा के उत्पादन, रूस का हो जाएगा हीरा के उत्पादन में रूस अग्रणी देश है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। सोनमर्ग कहाँ अवस्थित है। सोनमर्ग दोस्तों आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, जो कि सिंध नदी के किनारे स्थित है सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात से कमाता है, यानी कि विदेशी मुद्रा का हम लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ को बेचकर प्राप्त करते हैं। तो अपना जो कपड़ा है, कपड़ा बेचकर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा हम कमाते हैं, विदेशों में कपड़ा निर्यात करके। इसलिए भारत को कपास का जन्म स्थान कहा जाता है, क्योंकि कपास भारत में ही सबसे ज़्यादा होता है और कपड़ा जो है कपास से ही बनता है, इसलिए भारत में कपड़ा मिले भी दक्षिण भारत में बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है। तो 20 का ऑप्शन आपको वित्त मंत्रालय हो जाएगा। व्यय को वित्त मंत्रालय ही कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन या किस पंचवर्षीय योजना में जीवन निर्वाह स्तर के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। जो हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है, इसका लक्ष्य था दोस्तों गरीबी उन्मूलन। पाँचवीं का लक्ष्य हो जाएगा गरीबी उन्मूलन। पहली का क्या था, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल गया था। तो यहाँ जीवन निर्वाह स्तर में उन्नयन, ये चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक मिनट दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है दोस्तों। इसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसका जो इसका अध्यक्ष जो होते हैं, सॉरी दोस्तों मैसेज आ गया था, इसका जो अध्यक्ष होते हैं, जो विपक्ष के सदस्य बनते हैं। और इस समिति का जो लोक लेखा समिति का कार्य जो है सरकार की वित्तीय लेन देन से संबंधित विषयों की जांच करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन 108 के द्वारा राष्ट्रपति बुलाते हैं। आर्टिकल कितना 108 हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के मासिक वेतन कितना निर्धारित है, यानी कि राष्ट्रपति का वेतन एक महीना में कितना मिलता है। तो उनको वेतन मिलता है आपका ऑप्शन नंबर डी 5 लाख रुपया। और ये जो 4 लाख रुपया ऑप्शन नंबर बी है, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों को 4-6 लाख रुपया मिलता है। राज्यपाल का पूछे तो 3.5 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर सी जो राज्यपाल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब की गई, यानी कि नीति पूछ रहा है, नीति आयोग की
आप जानते हैं कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसी का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन जान सकते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। उपाध्यक्ष इसके कौन है? सुमंत के बैरी हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्तों कि सार्वजनिक निगम का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है, यानी कि कौन निजी क्षेत्र है इसमें? तो टिस्को जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो निजी कंपनी है अभी। बाकी दामोदर घाटी निगम, एयर इंडिया, भारतीय जीवन बीमा, ये इसका राष्ट्रीयकरण हो गया है। तो 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। जो नदी घाटी परियोजना है 1948 में शुरू हो गया था। एयर इंडिया की स्थापना कब हुआ? 1932 में हो जाएगा। इसमें LIC जो ऑप्शन नंबर सी है, इसकी स्थापना 1956। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं, प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी हो गए। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बैरी। CEO इनके है बी सुब्रमण्यम। एक और पॉइंट याद रखिएगा, CEO भी पूछता है दोस्तों, तो बी सुब्रमण्यम हो जाएगा नीति आयोग के CEO। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? आधार कार्ड में एकदम हलवा सा क्वेश्चन है कि 12 अंक होता है, सब कुछ जानता है। आपके पास भी आधार कार्ड होगा, जानते हैं। ये जो 10 है, 10 नंबर है, पैन कार्ड का नंबर 10 होता है। आप देख लीजिएगा, 10 नंबर जो है पैन कार्ड का होता है। जो आधार कार्ड के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो आधार कार्ड के जन्मदाता जो है, इनको माना जाता है एल नीलकेनी को। एल नीलकेनी का नाम है। प्रथम बार आधार कार्ड बना था 2010 में दोस्तों। 2010 में कहाँ बना था? किस राज्य में? महाराष्ट्र में बना था। और क्रेडिट कार्ड में पूछ देगा कि कितना डिजिट होता था। क्रेडिट कार्ड में कितना डिजिट हो जाएगा दोस्तों? 16 डिजिट। क्रेडिट कार्ड में 16 होता है, पैन कार्ड में 10 और आधार कार्ड में यहाँ हो गया 12। इतना क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बरौनी में है। बरौनी हो जाएगा दोस्तों। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है, जिसके जन्मदाता वर्गीज कुरियर को माना जाता है दोस्तों, अभी जानते होंगे। और सुधा डेयरी की स्थापना कभी कभी पूछ लेता है। तो सुधा डेयरी की स्थापना 1983 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्पादन का अर्थ क्या है? उत्पादन का अर्थ ये होता है कि उपयोगिता का सृजन करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नाजी पार्टी किस देश में कार्य करती है? तो नाजी पार्टी जो है हमारा जर्मनी की है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। तो नाजी पार्टी जर्मनी हो जाएगा, जो कि इसके संस्थापक कौन थे? हिटलर थे। हिटलर का एक और आत्मकथा पूछता है, बहुत चर्चित क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनका मीन कैंप इनके आत्मकथा का नाम है। एक बुक है इसका नाम है मीन कैंप, और किसकी आत्मकथा है? तो एडोल्फ हिटलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि होची मिन सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? तो होची मिन सिटी जो है वियतनाम का एक प्रसिद्ध या वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है। तो होची मिन उस सिटी का नाम इसलिए पड़ा, तब वियतनाम के सबसे पहले राष्ट्रपति जो थे होची मिन थे, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम होची मिन सिटी रखा गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 33 कहता है माई चाइल्डहुड माई यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मैक्सिम गोर्की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, पूछता है दोस्तों कि गांधी बनाम लेनिन ये कौन लिखा है? तो गांधी बनाम लेनिन बुक पुस्तक के लेखक हैं अमृत डांगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 नंबर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि दादा साहब फाल्के का संबंध किस फिल्म से है? तो दादा साहब फाल्के का संबंध, ऐसे तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा था सत्य हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे संबंधित फिल्म से संबंधित कुछ पॉइंट पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली मुख्य फिल्म जो बनी थी यही थी सत्य हरिश्चंद्र, 1913 में बनी थी। और पहली मुख्य फिल्म का अर्थ होता है कि जिसमें साउंडलेस फिल्म, और पहली बोलती फिल्म जिसमें कि साउंड के साथ आई थी वो उसका नाम था आलम आरा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आई। पहली बोलती फिल्म आई थी 1931 में, और मुख्य फिल्म पहला सत्य हरिश्चंद्र 1913 में आया था दोस्तों, 1913। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफन ने किया था, और ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा हमारा। और यहीं पूछेगा भाप इंजन, तो जेम्स वाट। भाप इंजन अगर पूछ देगा तो आंसर जेम्स वाट हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, बहुत क्लोज क्वेश्चन है दोनों। तो वाष्प चलित रेल इंजन अगर पूछेगा तो जॉर्ज स्टीफेंस, और भाप इंजन जेम्स वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि कृष्णा राजा वाडियार किस स्थान के शासक थे? तो इसका 36 नंबर आंसर का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैसूर के शासक थे कृष्णा राजा वाडियार। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर दोस्तों।
37 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष की नीति पर आधारित है। गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी भी समुदाय को हम मतलब कि प्रीफरेंस ना दें, सबके लिए समानता हो, यही गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, स्पिनिंग म्यूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 39 कहता है कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो हिंद चीन में जो आता था वो थे वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध एक कॉमन क्वेश्चन है कि 1914 में शुरू हुआ था। इसका कारण क्या था, कारण भी आप जान रहे हैं दोस्तों। तो इसका कारण था दोस्तों कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो फर्डिनेंड है उनकी हत्या सेरेजोवा में हो गया था, इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 41 होगा हमारा दोस्त। तो अगला 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है ताकि अगला इससे भी अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए बना पाएँ। तो चलिए बिना देर किए अब अगले क्वेश्चन 41 नंबर पर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी में किस देश में हुआ था। तो साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में जो हुआ था रूस में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 83 के नेता कौन थे। तो इसका सही आंसर वाशिंगटन हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे। तो ये भी हिंद चीन पहुँचने वाले भी पुर्तगाली थे। भारत भी सबसे पहले पुर्तगाली आए, भारत से सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए। पुर्तगाली ही व्यापारी था वास्को डी गामा जो यूरोप भारत की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन 44 नंबर कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो ये पहले ही हम आपको बता दिए है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। चलिए तो बिना देर किए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 45 नंबर दोस्तों कि अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन 47 कहता है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित या आवंटित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क वो कर हो जाता है दोस्तों जो कि संपत्ति के लेन देन पर लगाया जाता है। जैसे किसी का संपत्ति है जो दूसरे को, अगर किसी का ज़मीन है वो दूसरे को लिखता है अपना ज़मीन या किसी से बेचता है तो उस पर 12% टैक्स लिया जाता है सरकार के द्वारा, उसी को स्टाम्प शुल्क कहते हैं। या कोई भी संपत्ति आप देंगे तो स्टाम्प शुल्क लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 48 कहता है बैंक दर का आशय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, यानी कि जो आरबीआई केंद्रीय बैंक अभी हमारा है, आरबीआई जो जिस रेट पर छोटे बैंक को कर्ज देता है, व्यावसायिक बैंक जिसे कहते हैं, इसको कर्ज देता है, उस दर को क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन 49 है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी समस्या होती है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र जो है उसके आय और व्यय की गणना किसी भी दफ्तर या आधिकारिक क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए असंगठित क्षेत्र को भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करने में यह क्षेत्र बाधा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 50 कहता है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी है, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, यानी कि इसका नाम होता है नाबार्ड। नाबार्ड जिसका स्थापना कब हुआ था, 19 जुलाई 1982 में। एक कम ब्याज दर पर कृषि क्षेत्र में लोन उपलब्ध कराता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है दोस्तों कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रभाव उच्चतम है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सेवा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, सेवा क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जुत का आकार है। तो सीमांत
कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम को कहते हैं, अब बृहद कहते हैं 10 हेक्टेयर से ज़्यादा को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 53 कहता है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो इसका हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005, ऑप्शन नंबर डी। अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2005 से लागू हुआ भारत में। शब्द संक्षेप ट्रिम से क्या बनता है, यानी ट्रिम का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, लेकिन हिंदी में दिया है। तो ट्रिम का इंग्लिश पहले देखते लेते हैं। इंग्लिश इसका होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, यानी कि 55 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। तो मैं बता चुका हूँ पहले, 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ अवस्थित है। तो गुल्लक बच्चा बैंक पटना में अवस्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, सक्षमता उपागम। 58 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 59 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनवाली, ऑप्शन नंबर बी। बनावली लिखा है लेकिन बनवाली होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित है। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी अब कर रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 61 नंबर कह रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चीनी यात्री संयुगन ने भारत यात्रा की थी, यानी कब से कब भारत चीनी यात्री आया था। तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, इसका सही ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार की भूमि को अपरहद कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो उदंतपुरी शिक्षा केंद्र, इसमें सब कुछ आप भी जानते होंगे दोस्तों कि बिहार में अवस्थित है, और पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने इसकी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 64 नंबर कहता है हमारा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भूगन पहाड़िया। गारो खासी मिकिर जयंतियाई आप भी जानते हैं दोस्तों कि मेघालय पठार का हिस्सा है, लेकिन भूगन पहाड़िया जो दिया है ऑप्शन नंबर ए हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, इसके जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबरी, इसमें से इसका आंसर हो जाएगा नाथुला, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाथुला दर्रा। अब क्वेश्चन नंबर 66 कहता है हमारा कि करेवास मृतिका जो जाफराना यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पाद के लिए उपयोगी है पाई जाती है, यानी कि जाफराना कहाँ पाई जाती है। तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर हिमालय में। केसर हम भी जानते हैं कि एकमात्र कश्मीर ही ऐसा राज्य भारत का राज्य है जहाँ केसर का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 67 नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था। तो इसका सही आंसर 31% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर की भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भारत में के राज्यों में पूछे तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और विश्व में पूछे तो विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया दोस्तों। अब देखेंगे 69, क्वेश्चन नंबर 69 होगा अगला क्वेश्चन। तो 69 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादक में भारत विश्व में अग्रणी है। तो अभ्रक के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है, तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डियम पहाड़ियाँ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो गंगा नदी घाटी का भाग उत्तरी कोयल जो है, ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो उत्तरी कोयल नदी गंगा नदी घाटी का भाग है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 72 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो गिरनार की पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, गिरनार की पहाड़ी पर चाय नहीं होता है। 72 हो गया। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जंगल भी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन 74 है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो 74 का आंसर हो जाएगा सही आंसर की कैम्बे की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, कैम्बे की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। तो इसका आंसर हो गया जैन। जैन में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 76 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी। तो यानी 4 विश्वविद्यालय है, इसमें देख लेते हैं किसका कब हुआ है। तो 76 नंबर में ए में देखते हैं हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना 1916 में हुआ था। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना 1857 में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में हुआ था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में हुआ था। तो सबसे पुराना है इसमें बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1857 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यानी कि इसका ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77 कहता है कि 1909 ईस्वी के पार्लियामेंट्री सुधार किस कारण से कुख्यात है। तो पार्लियामेंट्री सुधार जो है पृथक निर्वाचन मंडल के कारण कुख्यात है। अगला क्वेश्चन 78 है तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया है। तो तिरंगे को लाहौर अधिवेशन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापना की थी। तो 79 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बॉम्बे में इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 में ईस्वी में जेम्स हिकी द्वारा किस नाम से किया गया था। तब उसका नाम था बंगाल गजट, द बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 82 है किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 83 नंबर। तो 83 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 330 यानी कि ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 330 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होता है 84 नंबर कि राष्ट्रपति क्या होते हैं इसमें। तो राष्ट्रपति हम जानते हैं कि संसद का हिस्सा होते हैं। संसद के हिस्सा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव जो ऑप्शन नंबर बी है उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन 86 है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 87 देखेंगे कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर वित्त आयोग 280 आर्टिकल 280 वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 89 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है आम आदमी पार्टी को। अगला क्वेश्चन 91 नंबर का आता है दोस्तों कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है, यानी कि अभी वीवीपैट का कौन सा संस्करण जनरेशन उपयोग हो रहा है भारत में। तो M3 जनरेशन अभी उपयोग में हो रहा है। अगला क्वेश्चन 93 कहता है दोस्तों कूट को सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, रियो सम्मेलन कब हुआ था, और 3 नंबर में क्योटो शिखर वार्ता कब हुआ था, तो सतत विकास सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। ऊपर नीचे थोड़ा सा ऑप्शन है तो मिलाने में हमें समस्या हो रही है, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए के 2 हो जाएगा, बी के 4, सी के 3 और डी के 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी 1784, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन तिथि और दिवस से मिलाना है। तो देखिए विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस सही सुमेलित है दोस्तों, 27 सितंबर को ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये भी 21 सितंबर सही है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर ये भी सही है। हिंदी दिवस 14 सितंबर ये भी सही है, यानी कि चारों का मिलान सही किया गया है, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य। तो हम लोग जान रहे हैं गुजरात है शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य। अगला 97 नंबर क्वेश्चन को होता है कि गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर फिराक गोरखपुरी हो जाएगा। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है, फिराक गोरखपुरी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 98 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ चैंपियन जनजाति पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चैंपियन जनजाति पाई जाती है, हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है फिर आ गया मिलाने वाला, तो मिलान करने वाला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं हम। हाँ, तो एक
संविधान के संशोधन और विषय वस्तु, इससे मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ दे रखा है कि संविधान के 69वां संविधान संशोधन 1991 से संबंधित है। तो ये हो जाएगा हमारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि 1 के 5 हो जाएगा आंसर। बी कहता है दोस्तों कि संविधान के 75वां संशोधन अधिनियम यानी कि पंचायतों से अनुसूची 1994 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर की राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना, बी का 1 हो जाएगा दोस्तों। अब सी कहता है कि 80वां संशोधन अधिनियम 2000, तो ये किसके लिए आया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए। तो सी के 4 हो जाएगा दोस्तों। ए बी सी डी चारों का मिलान कर लिए हम। अब चलते हैं नीचे। तो कूट नंबर हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का है 100 नंबर क्वेश्चन। 100वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 नंबर का कि जे.एस. मिल यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।